हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पर। आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आए हैं। और क्या है ये ख़ास वीडियो? जो राजस्थान सेवा नियम है, राजस्थान सर्विस रूल्स है, सर्विस रूल्स के पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, जो पुराने एग्ज़ाम हुए थे उनके कुछ प्रश्न जो है 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये 50 क्वेश्चन एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के 2 एग्ज़ाम के अंदर। हालांकि एग्ज़ाम एक ही था बट 2 पेपर के अंदर। तो एक तो उन क्वेश्चंस को समझेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, कुछ उससे इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आप जब RSR को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन से रूल, कौन से अपेंडिक्स, पीछे कई सारे अपेंडिक्स दे रखे हैं, उनके अंदर चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के डिसीजंस दे रखे हैं, क्या उन पे कोई क्वेश्चन है या नहीं, उन्हें किस हद तक हमें तैयार करना है। इस तरह की कुछ बातें भी हम कंक्लूड करके इस क्लास के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप इन सारे क्वेश्चंस को अंत तक जो है जुड़े रहें, देखें। अगर आप एक्टिवली इसको नहीं देख सकते तो ऐसे क्वेश्चंस के जो वीडियो है आप जब फ्री टाइम में हो तब आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कोई एक्टिव जो वर्क जब आप कर रहे हो तब आपको लगता है कि मैं 1 घंटा नहीं दे सकता या आधा घंटा नहीं दे सकता, तो आप वैसे समय में देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ इन्फ्रेंस, जो चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के लिए हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है, वो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, OneExam.in इस नाम से आपको ऐप मिलेगी प्ले स्टोर पे, जिस पे आपको पेपर 2 जो है आपका जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम का, उस जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर जो है वो कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स के अंदर एट प्रेजेंट 100+ वीडियो लेक्चर्स, हर टॉपिक के लिए आपको जो है PDF नोट, सभी एक जैसे और सिमिलर कंसाइज फॉर्म में जितना हो सके, जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थर्ड, इस बार हम लोग MCQs वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हर टॉपिक के ऊपर एक MCQ सीरीज़ आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसे आप फ्री टाइम में जब भी देखना चाहें सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइव रिविजन्स होंगे अपने 15 अप्रैल से प्लान है कि हम लोग क्या शुरू करें, हर टॉपिक वाइज या हर सब्जेक्ट के लिए क्या रिविजन्स शुरू करें। इस सब के साथ आपको ये कंप्लीट होते ही मॉक टेस्ट भी फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप जो है अपनी तैयारी का असेसमेंट कर सकें। तो अभी तक का जो स्टूडेंट्स का रुझान है, सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर बहुत ही कम समय के अंदर, लास्ट 1 मंथ के अंदर इतने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं और 100% सेटिस्फाइड स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी के कोर्स के अंदर ज़रूर दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत किस को लेके है, सिर्फ कुछ जगह हम जो है नोट्स जो दे रहे हैं उसके अंदर कुछ वर्ड्स का मीनिंग जो है वो गलत है, मतलब जो ट्रांसलेशन के दौरान कुछ चेंज हो गया है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश के नोट्स दे रखें, उसमें कोई हम लोग फैक्ट आपको छुपा नहीं रहे कि वहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग कई बार चेंज हो जाते हैं ट्रांसलेशन के दौरान। तो उसके लिए आपको इंग्लिश का जो मीनिंग है वर्ड वो वहाँ पे मिल जाएगा, ताकि ये इश्यू ना हो। और भी अगर कहीं स्पेसिफिक इश्यू है तो भी हम उसको रेगुलरली एड्रेस करते हैं। बाकी जो क्लासेज है आपको इस क्वालिटी की, इस कवरेज के साथ कहीं नहीं मिल सकती। आप 50 और वीडियोस देख लीजिए, अनमैच्ड क्वालिटी, और ये सब कुछ बहुत ही हम लोग नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर जो है आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो अगर आप भी पेपर 2 को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं अच्छे से, तो पेपर 2 के ऊपर वर्क स्टार्ट कीजिए और ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और चर्चा। एक एक क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और साथ में थोड़ा सा आप माइंड को एक्टिव रखें। जैसे ही 25 क्वेश्चन ख़त्म होंगे मैं आपको एक थोड़ा सा उसको एनालाइज करके बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस है और किस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। चलिए
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, विच ऑफ दीज रूल रिलेट टू द सस्पेंशन ऑफ लियन। सस्पेंशन ऑफ लियन, सस्पेंशन ऑफ लियन को लेके कौन सा नियम है? सीधा सीधा रूल नंबर पूछा गया। सस्पेंशन ऑफ लियन क्या होता है? अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी, लियन का मतलब होता है एक तरीके का अधिकार, एक तरीके का राइट, अधिकार या राइट। हमने ये पढ़ा था, ये समझा था कि गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो राज्य सरकार के अंतर्गत किसी परमानेंट पोस्ट पे, किसी परमानेंट पोस्ट पे जब उसको अपॉइंट किया जाता है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, तो जब वो परमानेंट पोस्ट पे नियुक्ति होती है तो उस पर्टिकुलर कैडर के अंदर, मतलब वो जो संवर्ग है, कैडर है, वो जो कैडर है जिसके अंदर वो ज्वाइन कर रहा है, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में परमानेंटली ज्वाइन कर रहे हो, तो जूनियर अकाउंटेंट का जो कैडर है उसके अंदर उस किसी एक पोस्ट के ऊपर आपका क्या होगा? राइट होगा, लियन होगा। मतलब जब तक आप नौकरी पे रहोगे वो एक पोस्ट जो है वो आपके लिए एक तरीके से रिजर्व्ड है, ठीक है। उस एक पोस्ट के अगेंस्ट किसी दूसरे को अपॉइंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब ये जो अधिकार होता है, ये जो लियन है उस एक पोस्ट के ऊपर, ये लियन कई बार सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने का मतलब टेम्परेरीली खत्म हो जाना, वो राइट आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये जो लियन के प्रोविजन थे, ये रूल नंबर 16 से शुरू होकर 17, 18, 19 तक हमने पढ़े थे। उसके अंदर रूल नंबर 17 जो था वो था किसको लेके? सस्पेंशन ऑफ लियन। और उसमें हमने ये देखा था कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या तो किसी टेन्योर पोस्ट पे, टेन्योर पोस्ट का मतलब था कि किसी एक फिक्स निश्चित समय के लिए किसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा रहा है, या गवर्नमेंट चाहे तो अपने ऑप्शन पे टर्मिनेट, सस्पेंड कर सकती है। अगर आप फॉरेन सर्विस पे चले गए हो, आउट्स ऑफ इंडिया आप सर्विस देने चले गए हो, तो इन केसेस के अंदर भी आपका जो लियन है वो सस्पेंड किया जा सकता है। और यहाँ पे सबसे खास बात ये थी कि जैसे ही आप वापस लौट के आते हो तो ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, मतलब आपका लियन जो है, आपका अधिकार वो जो फिर से आ जाएगा उस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो दो वर्ड थे, एक था सस्पेंशन, एक था टर्मिनेशन। सस्पेंशन, टर्मिनेशन। सस्पेंड का मतलब जैसे कॉलेज से या स्कूल से कभी आपको सस्पेंड किया हो तो कि 5 दिन 10 दिन के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है, मतलब एक उस निश्चित समय के लिए जिस अवधि के दौरान आपको सजा दी जा रही है। टर्मिनेशन ये होता है कि बिल्कुल आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया, ख़त्म ही कर दिया आपका राइट। ओके, तो ये रूल जो है, रूल नंबर 17। सिंपली हमें एक बात क्लियर पता चलती है यहाँ पे कि जो है आपको रूल नंबर याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ये तो क्लियर कट बात हमें पता चल गई पहले ही क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज लीव अर्न्ड? जो अवकाश है, कैसे मिलते हैं? लीव कैसे मिलती है? अवकाश कैसे मिलते हैं? मिलने का मतलब मैं शब्द में ही मिलना लिख रहा हूँ, मतलब आप कब उसे अर्न करोगे, कब उसे आप कमाओगे। जैसे अगर पीएल की बात करें, प्रिविलेज लीव की बात करें, उपार्जित अवकाश की बात करें, तो उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि आपको साल की 30 पीएल मिलेगी, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर, 15 और 15। या सीएल की बात करें तो मान लो आपको कहा गया कि 15 सीएल आपको मिलेगी साल के पहले दिन। तो ये जो भी ये प्रावधान है, 15 मिलेगी, 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, ये कब मिलती है? तो बाय ड्यूटी, बाय द ऑर्डर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जब भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्डर करे तब। बाय राइट, ये आपका अधिकार है कि जैसे ही 6 महीने हुए छुट्टी मिलनी ही चाहिए, या एज पर नीड, ज़रूरत के हिसाब से। तो बिल्कुल याद होना चाहिए, हमने कहा था, पढ़ा था कि छुट्टियां जो भी मिलती है वो अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको कमाना पड़ता है, उसे अर्न करना पड़ता है। और वो अर्न कब होता है? जब आप क्या देते हो? ड्यूटी करते हो, जब आप सेवा देते हो तो बदले में आपको मेवा मिलेगा, आपको छुट्टियां मिलेगी। तो क्लियर कट इसका आंसर है क्या? बाय ड्यूटी। ड्यूटी जितनी आप दोगे उतनी आपको लीव्स मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप क्या थे? ड्यूटी पर नहीं थे।
पूरे साल आपने ड्यूटी नहीं दी, तो क्या इस साल की आपको जो PL, CL या जो भी लीव है वो मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। इस दौरान आपने सिर्फ मान लो 31 दिसंबर नहीं 30 जून तक के लिए आप ड्यूटी पे नहीं थे, आधे साल के लिए, तो आधे साल के बराबर आपको छुट्टियां नहीं मिलेगी। मतलब जितने टाइम आप ड्यूटी पे रहोगे उतने टाइम के लिए आपको लीव मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा ड्यूटी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो वो भी हमने पढ़ा था कि ड्यूटी किसे बोलेंगे। तो जब आप लीव पे होते हो तब भी आपको ड्यूटी पे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप लीव पे होते हो तब भी आपको ड्यूटी पे माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेके और बताता हूँ, इस बात को और थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 1 जनवरी से आप PL पे चले गए, कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। आप वापस आए 28 फरवरी को, ठीक है। अब 28 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपने ड्यूटी दी, मतलब आप ऑफिस आए, रेगुलरली आते रहे। तो ये जो पूरा साल था 1 जनवरी से शुरू हुआ, जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, क्या इस दौरान आपको पूरी PL मिलेगी या 2 महीने आप छुट्टियों पे थे सिर्फ 10 महीने की मिलेगी? 10 मंथ्स और 12 मंथ्स आपकी ड्यूटी कितनी मानी जाएगी? ध्यान दीजिएगा, पूरी 12 महीने आप ड्यूटी पे माने जाओगे। बिकॉज ये जो 2 महीने हैं ये परमिटेड लीव ले रहे हो आप, PL ले रहे हो, जो लीव आपको अलाउड है, तो आपको ड्यूटी पे ही माना जाता है। ये हमने ड्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ा था, जब हम डेफिनेशन वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहला ही चैप्टर अपना डेफिनेशन था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड रूल, हाउ मेनी मैक्सिमम प्रिविलेज लीव कैन बी केप्ट इन एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज टोटल सर्विस पीरियड। ये क्या है? अधिकतम कितनी उपार्जित अवकाश लीव अकाउंट में, अवकाश खाते में इकट्ठा की जा सकती है? बताइए। हिंदी वाले साथियों के लिए भी मैंने लिख दिया क्वेश्चन। अधिकतम कितनी अवकाश, कितनी जो उपार्जित अवकाश है यानी PL जो है वो कितनी आप इकट्ठी करके रख सकते हो अपने लीव अकाउंट के अंदर। लीव अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा था कि एक कर्मचारी की जो भी छुट्टियों का हिसाब किताब है उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, एक अपेंडिक्स के अंदर दे रखा है। उसके अंदर आपको लीव अकाउंट मेंटेन करना होता है, उस कर्मचारी का लीव का अकाउंट, जिसमें वो लिखेंगे कितनी लीव उसने अर्न की और उसमें से कितनी उसने यूटिलाइज की, अवेल की, खर्च की। PL अधिकतम कितनी जमा हो सकती है बताओ? 300 PL। ये याद होना चाहिए आपको, अधिकतम 300 PL। मतलब ये 300 PL जब आप रिटायर होते हो, तो इसका आप क्या कर सकते हो? एनकैशमेंट भी कर सकते हो, मतलब इसका कैश पेमेंट ले सकते हो आप। 300 छुट्टियों के बराबर आपको कैश भुगतान किया जाएगा अगर आपके PL में 300 छुट्टियां आपने इकट्ठी करके रखी है तो, ठीक है, जब रिटायर होंगे तब। इसके अलावा एक और हमने पढ़ा था, हर साल आप 15 छुट्टियां क्या कर सकते हो? एनकैश कर सकते हो। मतलब सालाना 30 मिलती है PL, या तो 30 की 30 आप जमा करो, या 30 की 30 आप खर्च करो, काम में ले लो, या कुछ जमा करो प्लस कुछ खर्च करो, या इसमें से आप क्या कर सकते हो? 15 तक की छुट्टियां का पेमेंट ले सकते हो, मतलब आधे महीने का एक्स्ट्रा वेतन ले सकते हो, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको, 300 तक अधिकतम जो है वो छुट्टियां जमा हो सकती है। आगे देखिए, अ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी लिमिटेड टू, कहाँ तक सीमित होगा? लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ सर्विस। याद कीजिए, हमने एक प्रोविजन पढ़ा था, क्या था वो? कम्यूटेड लीव, हाफ पे लीव और लीव नॉट ड्यू। 3 शब्द आए थे, हाफ पे लीव, फिर थी कम्यूटेड लीव,
और तीसरी थी लीव नॉट ड्यू। ये तो था अर्ध वेतन अवकाश, ये था रूपांतरित अवकाश, ये था अदेय अवकाश। क्या कॉन्सेप्ट था, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, हो सकता है आपको याद ना हो। हाफ पे लीव का मतलब था कि अर्ध वेतन के साथ आपको अवकाश मिलेगा, मतलब कुछ छुट्टियां आपको मिलेगी, उन छुट्टियों के दौरान आपको आधा वेतन मिलेगा। मतलब पूरा वेतन मिलता है नॉर्मली पीएल के दौरान, सीएल के दौरान, लेकिन ये वो छुट्टियां हैं उनके अतिरिक्त जो आप ले सकते हो आधे वेतन के ऊपर। कितने वेतन के ऊपर? आधे वेतन के ऊपर। ठीक है, अब मान लो ऐसी आधे वेतन वाली 100 हाफ पे लीव आपके पास पड़ी है। कितनी? 100, जो आधे वेतन पे। आप इसको रूपांतरित कर सकते हो, कम्यूट करके क्या कर सकते हो, 50 जो है वो फुल पे लीव ले सकते हो। आप कहोगे कि मैं पूरे 100 दिन आधे दिन की छुट्टी, आधे वेतन की छुट्टी की बजाय 50 दिन पूरे वेतन की छुट्टी लेना चाहूँगा। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50 दिन छुट्टी पे जाइए, हम पूरा वेतन दे देंगे, या आप 100 दिन छुट्टी पे जाइए, हम आधा वेतन देंगे। क्लियर? ये थी क्या? कम्यूटेड लीव। तीसरा ये आता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पास अवकाश तो नहीं है, हाफ पे लीव नहीं बची, छुट्टियां नहीं बची, लेकिन हमें ये पता है कि अभी ये जो कर्मचारी है आगे 10 साल 15 साल और सेवा देगा। अभी इसके रिटायरमेंट में 15 साल है, तो इन 15 साल के दौरान ये कुछ और हाफ पे लीव अर्न करेगा, छुट्टियां और अर्जित करेगा। वो छुट्टियां जो अभी अर्जित नहीं हुई है, जो ड्यू नहीं हुई है, जो अदेय है, उनको हम आज अवेल कर सकते हैं, और फ्यूचर में जब जब हमारी ड्यू होगी तो वो कटौती होती जाएगी। मान लो 15 साल सेवा के बचे हैं, तो इन 15 साल के दौरान आपकी 100 अवकाश और आपको मिलने हैं। तो इन 100 अवकाश के बदले आज आप प्रेजेंट में, वर्तमान में, आज आप क्या ले सकते हो? लीव ले सकते हो। इसे बोलेंगे लीव नॉट ड्यू, और फ्यूचर में जब जब ये 100 अवकाश मिलेंगे तब तब आपकी कटौती होती जाएगी। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है, वो पढ़ते हैं हम लोग। तो ये 3 तरह की लीव हमने पढ़ी थी, एक ही रूल था जिसके अंदर ये तीनों बातें दे रखी थी। क्वेश्चन दोबारा देखिए, लीव नॉट ड्यू, ये जो तीसरी वाली है, ये पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम कितनी हो सकती है? लीव नॉट ड्यू बताओ, अधिकतम कितनी हो सकती है? 360, 90, 180, 300। तो ये तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अगर आप याद रखोगे इन फैक्ट्स को तभी ये चीज़ें याद होगी। अभी तक हमने जो भी ऊपर क्वेश्चंस देखे ज़्यादातर फैक्टफुल थे। याद रखने वाला, याद रखने वाला, याद रखने वाला, 4 क्वेश्चन देखे, उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्स है जो हमें याद रखने हैं। 360 दिन, अधिकतम कितने ले सकते हैं? 360 डेज। ओके, तो अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि सर ये जब याद करने वाले इतने प्रश्न हैं तो हमारा क्या होगा, हम कैसे इन चीज़ों को याद रखेंगे, किस तरीके से इनको मैनेज करेंगे? सिंपल सा जवाब है मेरा, रिवीजन एंड रिवीजन। चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा फेमिलियर होगी, उतनी ज़्यादा आपको याद होगी। कुछ चीज़ें पहले रिवीजन में याद हो जाती है तो उन्हें वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रिवीजन में कुछ और याद होगी, थर्ड रिवीजन में कुछ और याद होगी। अगर आपको कमी महसूस होती है तो एक रिवीजन का सेशन वैसे हम लोग करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। मैं जितने ये फैक्ट्स है सारे आपको याद करवाऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा उन रिवीजन के दौरान आपको बताऊं और याद करवाऊं। लेकिन वहाँ वो जो एक्टिविटी होगी 10 दिन 15 दिन बाद, तब तक आप अपने स्तर पे जो है कम से कम एक रिवीजन अच्छे से कीजिए, आरएसआर का रिवीजन कीजिए, और जिसमें ये सारे जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, छुट्टियों के दिन वगैरह, ये सारे जो है आप फैक्ट्स लिखिए, रूल के नंबर एक जगह लिखिए, तब ताकि आपके पास एक कंपाइल्ड एक जगह हो तो सही ना, 2 5 पेज 10 पेज जिसमें सारा डाटा है, फैक्ट है आपके पास।
मैं भी कोशिश करूँगा आपको इस तरीके से कुछ कंपाइल्ड जो है वो देने का, अभी वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं तैयार करने की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5वां रूल, रूल नंबर 5, चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो है वो मे बी सैंक्शन अप टू द लिमिट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव। चाइल्ड को अडॉप्ट करते वक्त जो है वो छुट्टियाँ बताओ कितनी। तो हमने देखा था एक मैटरनिटी लीव होती है, मातृत्व अवकाश होता है, वो जब कब एक महिला जब माँ बनती है तब उस टाइम पे उसको दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है, और उसकी आयु जो है वो बच्चा छोटा है, तो उस केस में भी आप छुट्टियां जो है वो ले सकते हो। कितनी? 180 दिन तक की। कितनी? 180 डेज तक की, ठीक है। मैटरनिटी लीव भी इतनी थी और ये भी इतनी ही है। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट शैल नॉट अर्न एनी काइंड ऑफ लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। छुट्टियां जो है वो किसको नहीं मिलेगी बताओ? प्रोबेशनर ट्रेनी को, जो प्रोबेशन पे है उसको कोई अवकाश नहीं मिलता, कोई छुट्टियां अर्न नहीं करता। बिल्कुल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई आपको संकोच वाली बात ही नहीं है, नई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, विच रूल पैटर्निटी लीव आफ्टर 15 डेज कैन बी सैंक्शन टू अ मेल प्रोबेशनर ट्रेनी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। किस रूल के तहत जो है एक मेल प्रोबेशनर ट्रेनी को जो है पैटर्निटी लीव सैंक्शन हो सकती है? अब एक मैं चीज आपको बताता हूं, बात सुनिएगा। एक जो प्रोबेशनर ट्रेनी है पीटी, वो कोई अवकाश जो है वो अर्जित नहीं करता है, कोई लीव अर्न नहीं करता है, कोई लीव अर्न नहीं करता है। सिर्फ उसको क्या मिलती है? सीएल मिलती है। लेकिन जो प्रोबेशनर ट्रेनी है इनको मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव ये जो है इनको सैंक्शन की जा सकती है। मैटरनिटी और पैटर्निटी मतलब मातृत्व और पितृत्व अवकाश, ठीक है, वो छुट्टियां दी जा सकती है। तो उसके लिए कौन सा रूल है, वो रूल पूछा जा रहा है, देख लीजिए। तो 2 रूल है बेसिकली इन्वॉल्व इसके अंदर, एक तो वो प्रोबेशनर ट्रेनी वाला और दूसरा पैटर्निटी लीव वाला। तो ये रूल है 122A और 103A, ये तो रूल है, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ यूटिलाइज प्रिविलेज लीव अपॉन रिटायरमेंट इज डन अंडर। अनयूटिलाइज्ड है ये, सॉरी है ना, अनयूटिलाइज्ड है। अनयूटिलाइज्ड मतलब जो छुट्टियां, जो प्रिविलेज लीव, जो उपार्जित अवकाश आपने खर्च नहीं किए हैं, जो यूटिलाइज नहीं किए, उनके बदले में जो कैश पेमेंट होता है रिटायरमेंट पे, अभी हमने ऊपर देखा था कितना होता है, अधिकतम 300 दिन तक का होता है। वो कौन से नियम के तहत होता है? तो रूल 91B है उसका। कौन सा रूल? 91B। 8 रूल पढ़े हैं, 3 रूल जो है वो रूल्स के बारे में आ चुका है, कौन सा रूल लागू होगा, सिंपल, ठीक है। मैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि रूल्स पढ़ना कितने ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखिए, अ गवर्नमेंट सर्वेंट टेक लीव ऑन कंक्लूजन ऑफ फॉरेन सर्विस, हिज रिवर्जन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले मैं चिंतित नहीं करना चाह रहा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये कैसे याद करें रूल्स, कैसे याद करें इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे दिन। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं। जब ये आप सोच रहे हैं, जब आप ये चिंता कर रहे हैं, तब आप पूरी पिक्चर को देख रहे हैं एक साथ में कि इतना सारा कैसे याद करेंगे, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेगी। कोई भी चीज़ एक दिन में अचानक में नहीं होती है। इनकम टैक्स आपने कभी पढ़ा है तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शनों की भंडार है, फिर केस लॉज उसके ऊपर ऐड कर दो तब तो मतलब वो असंख्य है एक तरीके से, लेकिन फिर भी वो याद हो जाते हैं और 6 महीने के अंदर लोग पढ़ के उनको याद भी कर लेते हैं।
याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, रीड अगेन एंड अगेन। और एक साथ में तो कभी याद होते नहीं हैं, तो आप टुकड़ों में पढ़िए, उनको टारगेट में देखिए कि आज चैप्टर नंबर पहला लेके बैठा हूँ, ठीक है। घंटे भर के अंदर इस चैप्टर के जितने रूल हैं, एक तो समरी तो आपको लिखनी है, रूल नंबर क्विकली लिख दिए, ये रूल कौन सा किसका है, कौन सा किसका है, उस रूल की हेडिंग लिख दी कि भाई किसके बारे में है ये रूल। फिर उस रूल के अंदर कोई एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या कोई डाटा है तो वो भी नीचे लिख दीजिए छोटा सा। अगले दिन दूसरा चैप्टर, 7-10 दिन के अंदर पूरी RSR खत्म हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन लगाया आपने, डेली 1 या 2 घंटे दीजिए। देखिए आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, RSR खत्म हो गई, अपने क्लासेस 25 अवेलेबल है, लेकिन वो ख़त्म होने से मैं आपको पहले दिन से कह रहा था क्लास में एक दिन आएगा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके लिए ख़त्म तभी होगा जब आप इनको क्या करोगे, खुद से रिवाइज़ करोगे। अगर आपने क्लासेस के साथ में डेली 15 मिनट 20 मिनट रिवाइज़ किया है तो अब आपका रिवीजन बहुत आसान होगा। नहीं भी किया है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको एक साथ में मत देखिए। यही सॉल्यूशन है कि पढ़ना तो है ही, एग्जाम तो देना है और ये चीज़ें तो याद करनी ही है। एक ही तरीका है, क्या, उनको टुकड़ों में देखिए, पहले एक चैप्टर कीजिए, दूसरा चैप्टर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी इसमें कोई मदद करूं, और तो मैं ये कर सकता हूं कि ये रूल्स सारे जो है आपको कंपाइल करके एक रिवीजन क्लास सिर्फ रूल्स को और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेके रख सकते हैं। लेकिन रखूंगा मैं डेफिनेटली 15 तारीख के बाद में, क्योंकि अगले 10-15 दिन मुझे चाहिए इन क्लासेस के लिए, प्लस जो समरी मैं आपको करवाऊंगा उसके लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, पर एक बार आपको प्रयास करना चाहिए। अगले 15 दिन इसलिए भी है कि इन दौरान आप एक बार जब ट्राई करोगे तभी रिवीजन का मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें जो आपसे याद हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, वो हो सकता है क्लास के अंदर हम कुछ उनको बार बार रिवाइज करके याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब फॉरेन सर्विस खत्म होती है, कोई व्यक्ति जो विदेशी सेवा पे है, वैदेशिक सेवा पे है, फॉरेन सर्विस पे है, जब उसकी सेवा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसका जो रिवर्जन है, मतलब जो उसकी वापसी है, वो कब से चालू होगी, वो कब से शुरू होगी। तो इसमें हमने 2 देखे थे, 2 प्रावधान थे, अभी बताता हूँ। पहला देखिए, फ्रॉम द डेट विच ही हैंड ओवर चार्ज फ्रॉम फॉरेन सर्विस, जिस दिन उसने फॉरेन सर्विस में जहाँ वो काम कर रहा था वहाँ उसने चार्ज क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, उस दिन से। दूसरा, डेट ऑन विच ही टेक चार्ज ऑफ द पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्वेंट, जिस दिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या कर रहा है, यहाँ आके इंडिया में ज्वाइन कर रहा है, चार्ज ले रहा है। एक तो वहाँ जिस दिन छोड़ा, एक यहाँ जिस दिन आके चार्ज ले रहा है। तीसरा, सच डेट एज गवर्नमेंट मे डिसाइड, जिस दिन गवर्नमेंट जो है वो तय करती है उस दिन से। और चौथा, ऑन सच डेट एज फॉरेन एम्प्लॉयर मे डिसाइड, वो दिन जिस दिन वो जो विदेशी एम्प्लॉयर है, फॉरेन सर्विस वाला, वो जो दिन तय करता है उस दिन से उसका रिवर्जन, यानी इंडिया में जहाँ जो मूल सेवा है वहाँ पे उसकी ज्वाइनिंग कब से मानी जाएगी, बताओ। सोचिए, याद कीजिए। नहीं आ रहा याद तो मैं याद दिलाता हूँ आपको। देखिए, रिवर्जन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान सा रूल है, हो सकता है आपको याद ना हो, पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये जो पूरा रूल था ये था कि रिवर्जन है ना, वापसी, कहाँ से, फॉरेन सर्विस से। जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वापस लौट के आता है तो उस स्थिति के अंदर 2 स्थिति है। एक तो सामान्य कि वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेता, वो सीधा वहाँ से सर्विस छोड़ के यहाँ पे आ जाता है। एक वो लीव पे चला जाता है, अवकाश पे चला जाता है, मतलब वहाँ छोड़ा उसने, छुट्टी पे चला गया, अब वो बाद में आके छुट्टी खत्म होने पे यहाँ क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। 1 मिनट, सामान्य स्थिति में, सामान्य मतलब वहाँ से उसने चार्ज क्या किया, हैंड ओवर किया, मतलब वहाँ पे छोड़ा, त्याग किया, वहाँ पे कहाँ पे, फॉरेन सर्विस पे, ठीक है। और सीधा चला आया
यहाँ पे उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, चार्ज टेक ओवर कर लिया, मतलब पदभार ग्रहण कर लिया। ये तो हो गया सामान्य स्थिति, वहाँ छोड़ा, यहाँ आके ज्वाइन कर लिया। दूसरा अवकाश, अवकाश वाले में वहाँ उसने चार्ज हैंड ओवर किया, त्याग किया और वो लीव पे चला गया। लीव से वापस लौट के फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि वो किस दिन से वापस यहाँ जो मूल ड्यूटी थी जहाँ से वो छोड़ के फॉरेन सर्विस, उस मूल स्थान पे कब से माना जाएगा कि वो वापस ज्वाइन कर लिया, कब से उसने पदभार ग्रहण कर लिया। रिवर्जन मतलब वापसी की डेट कौन सी मानी जाएगी। तो सिंपल सा आंसर था, अगर सामान्य स्थिति है मतलब वहाँ छोड़ के सीधा ज्वाइन कर लेता है, तो जिस दिन वो यहाँ पदभार ग्रहण करता है, यहाँ गवर्नमेंट का चार्ज लेता है, उसी दिन से माना जाएगा। मतलब अगर ये लीव पे नहीं जाता, सीधा वो उस वहाँ ख़त्म होते ही ज्वाइन कर लेता, तब तो सेकंड आंसर होता हमारा, जिस दिन उसने गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में यहाँ पे चार्ज लिया। लेकिन यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, वो क्या ले रहा है, लीव ले रहा है। कब, जब उसकी फॉरेन सर्विस के कंक्लूजन पे या ख़त्म होने पे। तो उस स्थिति में कब होगा, तो इस स्थिति में जवाब है क्या, सॉरी मैंने गलत जगह टिक कर दिया, थर्ड ऑप्शन, यानी जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो डेट, जो भी गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। भाई फॉरेन सर्विस एम्प्लॉयर तो डिसाइड करने से रहा, उसका तो रोल ख़त्म हो गया, तो वो तो चला गया ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन काम के नहीं है, तो कौन सा, जिस दिन गवर्नमेंट तय करती है। अगर वो छुट्टी पे जा रहा है, वापस सीधा आके ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट जब भी डिसाइड करेगी उस दिन से उसे वापस ड्यूटी पे माना जाएगा। बात समझ आई। सिंपल सा प्रोविज़न था। रूल नंबर 155 आप देख लेना खुद से, 2 ही लाइन का रूल था कि रिवर्जन कब से माना जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में जिस दिन वो यहाँ ज्वाइन कर रहा है, अगर वो छुट्टी पे जा रहा है तो जब भी गवर्नमेंट तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, जब विदेशी सेवा पे है, विच कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय हैज टू बी गिवन टू द गवर्नमेंट बाय बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब लेने वाली संस्था, मतलब जहां वो एम्प्लॉय को ले रही है, जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो अगर फॉरेन सर्विस पे है, तो एम्प्लॉय का यानी उस कर्मचारी का कौन सा कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, जो पैसे दिए जाते हैं रिटायरमेंट के लिए, उनमें से कौन सा रिटायरमेंट का कौन सा योगदान जो है वो फॉरेन एम्प्लॉयर देगा। एजुकेशन सेस, पेंशन, म्युनिसिपल या नन ऑफ दी। बताओ, ये तो आप ही बता सकते हो। एजुकेशन सेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। म्युनिसिपल कॉन्ट्रीब्यूशन, नगर निगम को कोई पैसा देना है क्या, नहीं, तो पेंशन का कंट्रीब्यूशन देगा। जाहिर सी बात है उसकी रिटायरमेंट का पैसा। भाई यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे थे आप, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे थे, अब यहाँ से आप किसी फॉरेन सर्विस पे चले गए, तो अब से यहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन देगा, ये क्यों देगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है, पढ़ लीजिए चारों। सर्विस बुक shall not be written on retirement to a government servant, ये रिटर्न नहीं है, ये रिटर्न है, इन्हें वापस देना। नेक्स्ट, टू डुप्लीकेट सर्विस बुक shall not be provided on payment to government servant, यानी भुगतान करने पे भी डुप्लीकेट सर्विस बुक कोई नहीं दी जाएगी। तीसरा, इंटरप्शन इन सर्विस शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक, अगर सर्विस के दौरान कोई इंटरप्शन होता है, सर्विस में कोई बाधा आती है, मतलब सर्विस ब्रेक होती है, टूट जाती है। ब्रेक क्या होता है कि मान लो आप बिना बताए गायब हो गए, 2 साल गायब रहे, तो उसे सर्विस में ब्रेक माना जाएगा, तो वो जो है दर्ज नहीं किया जाएगा। और लास्ट, डुप्लीकेट सर्विस बुक कैन नॉट बी यूज इन एनी केस, किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट सर्विस बुक को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो
इसका जवाब देने के लिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा, क्या याद दिलाना पड़ेगा, जो हमने सर्विस बुक के संबंधी प्रावधान जो है वो पढ़े थे। क्या थे वो प्रावधान, आइए याद कीजिए। याद कराऊं मैं आपको। सर्विस बुक में पहली बात तो एंट्री की जाएगी हर एक चीज़ की, सिर्फ किसको छोड़ के, ये जो लीव्स होती है उनको छोड़ के, वो लीव अकाउंट में रहती है। फिर हेड ऑफ ऑफिस या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, साइन करेगा। ठीक है। ये जो सर्विस बुक है ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी संपत्ति है, गवर्नमेंट की संपत्ति है। ये रिटायरमेंट के टाइम पे भी एम्प्लॉय को नहीं दी जाएगी कि आपकी सर्विस बुक ले जाइए। नेक्स्ट, अगर ये खो जाती है, गुम जाती है, तो इसकी जो है, या किसी और स्थिति में भी डुप्लीकेट अगर लेना चाहे तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कुछ फीस दे के डुप्लीकेट ले सकता है। और अगर ओरिजिनल खो गई तो इस डुप्लीकेट की सहायता से जो एंट्रीज है वो उसमें की जाएगी, उसका फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन इस स्थिति में उससे एक बॉन्ड लिया जाएगा, अंडरटेकिंग, कि भाई आपकी जो डुप्लीकेट सर्विस बुक है, हालांकि डुप्लीकेट पे भी हेड ऑफ ऑफिस के साइन होते हैं, वेरीफाइड होती है, लेकिन हम उसके आधार पे तैयार कर रहे हैं और सिर्फ जो वेरीफाइड एंट्री है वहीं तक लिया जाएगा और अंडरटेकिंग ली जाएगी कि कोई एक्स्ट्रा पैसा चला गया तो वो हम वापस लेंगे। तो अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। कौन सा वाक्य सही है? पहला वाक्य कह रहा है सर्विस बुक जो है वो वापस नहीं दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, वापस नहीं दी जाएगी। दूसरा कह रहा है डुप्लीकेट सर्विस बुक नहीं दी जाएगी, ये तो देनी पड़ती है। तीसरा, इंटरप्शन इस सर्विस को दर्ज नहीं किया जाएगा, उसको तो सबसे मेन है दर्ज करना, कि सर्विस में ब्रेक हुआ तो वो तो दर्ज होना ही होना है। और डुप्लीकेट सर्विस बुक को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रूल्स रिलेट टू जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर क्या था कि जब पावर को क्या किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है, आगे ट्रांसफ़र किया जाता है अपने किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। तो इनमें से कौन सा रूल उससे संबंधित है? तो इसके लिए रूल नंबर जो है 167 है, 167, ये तो रूल याद करना पड़ेगा। अगला देखिए, ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिजिबल टू द एम्प्लॉय अंडर रूल 4 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। कब ज्वाइनिंग टाइम रूल मिलता है? तो देखिए, अपॉन ट्रांसफर टू ज्वाइन एट न्यू प्लेस इन पब्लिक इंटरेस्ट, टू ट्रेवल विथ फैमिली ऑन हॉलीडे, अपॉन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ दीज। बताओ ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है? जब आप खुद की रिक्वेस्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है तब? नहीं। फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तब? नहीं। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपका ट्रांसफ़र होता है तब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूल 6(1) राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल 1980 व्हेन प्रोवाइडेड फॉर एडिशनल अलाउंस हियरिंग ज्वाइनिंग टाइम, एडिशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इन एम्प्लॉइज। ये क्या है? थोड़ा गलत है, ये सब कचरा हो गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। मैं इसको थोड़ा सा, चलो इसको बाद में करेंगे। ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि भाई जो ज्वाइनिंग टाइम आप यूज़ नहीं करते वो शायद जो है पीएल में ऐड हो जाता है। हमने पढ़ा था कि जो ज्वाइनिंग टाइम आप इस्तेमाल नहीं करते, 10 दिन मिले, अपने 5 दिन ही यूज़ लिए, तो जो 5 बच गए वो आपकी पीएल में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम व्हाट इज़ नॉट एडमिसिबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान इसमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या नहीं मिलेगा? देखिए, सैलरी मिलेगी, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, व्हीकल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? उसको ऑफिस तो जाना ही नहीं है, दफ्तर तो जाना ही नहीं है, तो किस बात का व्हीकल अलाउंस? मैंने बताया भी था, सारे अलाउंसेस मिलेंगे, कन्वेंस अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, जो दफ्तर आने जाने का जो अलाउंस होता है, भत्ता होता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ट्रांसफ़र पे हो, आपकी ज्वाइनिंग वहाँ होनी है, तो दफ्तर आने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला, व्हेन डज द ज्वाइनिंग टाइम ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिगिन।
ज्वाइनिंग टाइम कब शुरू होता है? एक चीज़ देख रहे हो आप, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स इतने छोटे से थे, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। 25 में से 4 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होते हैं 25 में से 4 क्वेश्चन। देखिए ज्वाइनिंग टाइम कब से शुरू होता है? इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग रिलीव फ्रॉम प्रीवियस पोस्ट, पुरानी पोस्ट से तुरंत रिलीव होता ही। दूसरा फ्रॉम मंडे। तीसरा फर्स्ट डे ऑफ मंथ, नन ऑफ दीज। ये क्या लॉलीपॉप सवाल था? क्या मंडे से शुरू होता है? कोई मंडे का रोल है क्या? नहीं। महीने के पहले दिन से? नहीं। जिस दिन से रिलीव हुआ उस दिन से मिलेगा, सिंपल सी बात है। 5वां क्वेश्चन ज्वाइनिंग टाइम का देख लीजिए। अंडर रूल 2-3 ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, टाइम अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन न्यू पोस्ट और टू ट्रेवल टू अ न्यू पोस्टिंग स्टेशन इज कॉल्ड। क्या जवाब दूं अब इसका कि इन रूल्स के तहत एक जगह से दूसरे जगह जब व्यक्ति जाता है तो उस टाइम को क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग टाइम। ये रूल्स ही किसके बारे में? ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। अगला, ऐसी बात नहीं है सारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं, 25 में से 5 हार्ड रूल्स है तो बाकी के इजी है, मॉडरेट है, वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका देखिए जवाब ऊपर ही छुपा हुआ है, ये भी जवाब ऊपर है, ये भी सिंपल सा जवाब है, ये भी सिंपल सा जवाब है, ये भी सिंपल था, सर्विस बुक भी सिंपल था, ये 10वां तो एकदम लॉलीपॉप था, पेंशन कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो आप? इजी क्वेश्चन भी आते हैं। हार्ड में हार्ड किसको मान रहे हैं? जिसमें सिंपल आपको रूल पूछा गया है, और वो हार्ड अभी लग रहा है। क्यों? अभी एग्जाम मोड में आप पहुंचे नहीं हो। जब एग्जाम मोड में पहुंच जाओगे ना, तब ये रूल्स सारे कंठस्थ हो जाएंगे आपको। आगे देखिए, अ गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम एपीओ में अवेल ज्वाइनिंग टाइम। छठा रूल, छठा क्वेश्चन आ चुका है, 6th क्वेश्चन, इट इज 6th क्वेश्चन ऑन ज्वाइनिंग टाइम। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। मैंने क्लास में बताया था 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गलत था, इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज्वाइनिंग टाइम रूल सिर्फ 1 या 2 क्लास का मटेरियल है, तो उसको तो कंटेस्ट कर दीजिए। 25 में से अगर 7-8 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 1/3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, 33% तो यहाँ ही सही हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी जब ट्रांसफर हो रही है आफ्टर अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर एपीओ से, ज्वाइनिंग टाइम टू कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा बताओ? जब एपीओ से होता है तो हमने बिल्कुल क्लियर पढ़ा था कि वो कहीं भी है दुनिया के किसी भी कोने में, जब एपीओ है और उसकी ट्रांसफ़र हुई है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम जो है वो 4 दिन का मिलेगा। ओके, आगे देखिए, एपीओ मतलब वो तो नल्ला ही बैठा था, तो उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत जाएगा ज्वाइन कर लेगा। आगे देखिए, एपीओ का मतलब ही क्या है? वो पोस्टिंग ऑर्डर का ही वेट कर रहा था। अब उसको 10 दिन देख के क्या करना है? वो तो इंतजार में ही बैठा था, नाम ही उसका क्या था? अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, पोस्टिंग ऑर्डर के इंतजार में बैठा हुआ व्यक्ति। आगे देखिए, एक्सटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड लिमिट इंडिकेटेड इन रूल 5(4) कैन बी ग्रांटेड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 डेज बाय, किसके द्वारा जो है मैक्सिमम 30 दिन तक दिया जा सकता है क्या ज्वाइनिंग टाइम का एक्सटेंशन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ऑफिस। 30 दिन तक कौन दे सकता है बताओ? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, आगे देखिए, अब प्रोबेशनरी एज, एक प्रोबेशनर जो है वो क्या है? ये इंटर्न क्या होता है? जो ट्रेनिंग पे होता है वो। अब पार्ट टाइम कंसल्टेंट नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब पार्ट एंड अपॉइंटेड प्रोविजनली अगेंस्ट सब्सटेंसिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ सर्विस ऑन ए सब्सटेंसिव वैकेंट पोस्ट। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति जिसको प्रोविजनली अपॉइंट किया गया है किसी सब्सटेंसिव परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट, किसी कैडर के तहत, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट में प्रोबेशन पे अपॉइंट हो रहे हो, तो क्या आप ट्रेनी हो, क्या इंटर्न हो, या कोई कंसल्टेंट हो? नहीं,
आप परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट हुए, लेकिन प्रोविजनली अपॉइंटमेंट हुआ है 2 साल के लिए, उसके बाद जो है आपका अपॉइंटमेंट क्या होगा, पक्का होगा। ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम मतलब होता है मानदेय। तो ये ऑनरेरियम क्या है देख लीजिए, पर्सनल पे, प्रिजम्पटिव पे, स्पेशल पे और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन ल्यू ऑफ एडिशनल वर्क परफॉर्म ओकेजनली। जो ओकेजनली कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एडिशनल काम करता है, कुछ अतिरिक्त वर्क करता है, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको ऑनरेरियम कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ अतिरिक्त वर्क करता है, अपनी ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त काम करता है, तो उसके लिए ऑनरेरियम दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एज एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट कहाँ लिखी गई है? एज एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहले अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो एज है उसके बारे में कहाँ दे रखा है? तो रूल 8A, हमने शुरुआत ही यहीं से की थी, याद कीजिए, रूल्स पढ़ना शुरू किए थे तो हमने यहीं से शुरू किया था। रूल नंबर 9 जो है वो किससे संबंधित है? मेडिकल सर्टिफिकेट से संबंधित, रूल्स से रिलेटेड है, क्लियर कट याद करने हैं रूल्स। तो विच गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, किसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है? याद कीजिए, हमने कहा था कि जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट का अपॉइंटमेंट होगा तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा। किसे ज़रूरत नहीं है बताओ? पहला, गवर्नमेंट सर्वेंट जो किसी सुपीरियर सर्विस में था, उसे टेम्परेरी वैकेंसी में ऑफ लेस देन 3 मंथ्स ड्यूरेशन अपॉइंट किया जा रहा है। दोज हु हैव कम थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और मेडिकल, मतलब जो कंपटीशन एग्जाम दे के आए और जिनका मेडिकल हो चुका है। तीसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट सून आफ्टर द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद में अगर वो नौकरी ले रहा है, मतलब पूरा रिटायरमेंट की तो उसने तो एज निकाल ली, तो चारों ही केसेज में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली वहाँ चाहिए होता है जब आप फर्स्ट टाइम कहीं विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन जो है भर्ती हो रहे हो, अपॉइंट हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये देना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लियन, लियन यानी जो आपका अधिकार होता है उसके मूल सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक लियन के ऊपर नहीं, एक पोस्ट के लियन के ऊपर नहीं हो सकते। एक व्यक्ति 2 पोस्ट पे लियन नहीं रख सकता। तो देखिए, 2 और मोर पर्सन कैन नॉट बी अगेंस्ट 1 वैकेंसी, 2 लोग एक वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं हो सकते। एक एम्प्लॉय जो है उस पोस्ट पे नहीं हो सकता जिस पे कोई दूसरा लियन ले रहा है, या एक साथ में 2 या 2 से अधिक पोस्ट पे लियन नहीं रख सकता। तो तीनों जो नियम है वो लियन के संबंध में लागू होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो डी। ये बात थी कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, दोनों क्या एक पोस्ट पे लियन रख सकते हैं? एक पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। एक पोस्ट के अगेंस्ट एक व्यक्ति होगा। एक पर्सन है और ये बड़ा पर्सन है, मान लो, क्या ये जहाँ पे किसी दूसरे का लियन है वहाँ ये अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक पर्सन है, क्या ये एक साथ में 2 लियन रख सकता है? ये भी नहीं रख सकता। तो ये थे 25 क्वेश्चंस आरएसआर के ऊपर, राजस्थान सेवा नियम के ऊपर। अब जरा हम काउंट करते हैं कितने तो थे रूल्स के ऊपर। 1 2 2 2 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ 25 जिसमें सीधा सीधा आपको रूल नंबर पूछा गया था। ठीक है, 7 क्वेश्चन थे ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर। कितने हो गए? 13। पीछे कितने बचे? 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चन की भी खबर लेते हैं। 1 2 3 4। देखिए, ये जो 12 क्वेश्चन थे, इनमें आप मान के चलिए इन 12 में से ज़्यादातर इजी थे। 8 इजी की कैटेगरी में, 4 थोड़े से
मतलब कॉन्सेप्चुअल या इस तरीके से कह सकते हो, जिसमें चीज़ें आपको समझ के याद रखनी थी। बाकी तो वही था कि पेंशन देगा कि क्या देगा, वो म्युनिसिपल कंट्रीब्यूशन देगा या एजुकेशन सेस देगा, वैसे क्वेश्चन थे। कुल मिला के जो मेरा जो निष्कर्ष है इस फर्स्ट पेपर के डिस्कशन का वो ये है आप सब के लिए। पहली बात तो रिवीजन करें, बिल्कुल मस्ट है रिवीजन, क्योंकि रूल्स तो चलो आप छोड़ भी दो 6, फिर भी बाकी के 19 क्वेश्चन तो बिना रूल्स वाले हैं ना, उनमें तो आपको याद करना, कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए। रिवीजन के वक्त रूल नंबर और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा, फैक्ट्स या डेज, इन्हें एक जगह लिख दें। बस ये 2 काम आप कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब आप रिवीजन करेंगे और ये चीज़ें लिख देंगे तो आप इन चीज़ों को समरी जो 4-5 पेज में है, इसे आप जब चाहे 2 घंटे के अंदर तुरंत रिवीजन कर सकेंगे। तब अब जब वो अगला जो नेक्स्ट आपका रिवीजन होगा, वो रिवीजन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा अगर आपने लिख दिया तो। अगर आपको बिल्कुल लिखने से नफरत ही है तो हाईलाइट कर दीजिए। बस नेक्स्ट मैं ये कहूँगा, जो जो ये इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट, रूल नंबर है उनको हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं ये भी अनाउंस कर देता हूँ कि जो रिवीजन की क्लास है जिसमें अपन सब कुछ जो है वो याद करेंगे, सारी चीज़ें याद करवाऊंगा मैं आपको ज़बरदस्ती, ये भी हम जल्द ही आयोजित करेंगे। ठीक है। अब आज जो है वो समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए मैं यहीं विराम देता हूँ वाणी को। और 25 क्वेश्चंस मेरे पास और भी है, 26 से लेके 50 तक, तो इनकी PDF जो है मैं कोर्स में ऐड कर रहा हूँ। आप एक बार खुद से इनको प्रयास करना अटेंड करने का, लेकिन अटेंड करने से पहले ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करना। सीधा अटेंड मत कर लेना, कोई मतलब नहीं रहेगा, उल्टा जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए बेकार हो जाएंगे। पहले ये करें, सबसे पहला काम अब आपको यही करना है। जब भी समय मिले, एक साथ समय कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तो आपको रोजाना डेली कुछ समय देना है, 1-2 घंटे RSR के ऊपर। 7 दिन में आपकी RSR ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर जो है आपके लॉक हो जाएंगे। ठीक है। 75 के अंदर गलत मान लो 2-4, फिर भी बाकी 20 × 3 60 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है। बाकी जो 15 बचे नंबर वो मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तब और याद करवा दूंगा। ठीक है। तो ये करके फिर जो अगले जो 25 क्वेश्चन है इन्हें भी आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया, और भी अपन इस तरह के सेशन रखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, रिविजन्स के ऊपर। एक इकोनॉमिक्स का भी हम अभी हाल ही के अंदर अपलोड किया है, जिसके अंदर पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको मैंने रिवाइज करवाने का प्रयास किया है, उसे भी ज़रूर देखें और बाकी मेहनत करें दबा के, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।